नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई आपके एग्ज़ाम स्पेशल हमने एक विशेष सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए 4 क्लासेज इस पर पहले दे चुके हैं और ये है क्लास नंबर 5। अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो निवेदन करूँगा सारी 5 क्लासेज को यानी प्रीवियस 4 क्लास को भी समय निकाल कर जरूर देखना। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्यों देखनी है ये सीरीज़? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो वर्ष 2021, 22, 23 पिछले 3 साल से आपके सीबीटी एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं। हर दिन हर शिफ्ट में आए हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। आपका पेपर पूरा यहीं से फंसेगा, आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इन क्वेश्चंस को बहुत रिपीटेड श्रेणी में देखा गया है, यानी हमने ये देखा कि हर दिन हर शिफ्ट में ये जरूर आया था, क्योंकि आपको पता है सीबीटी एग्ज़ाम पर डे 3 शिफ्ट चलती है। इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है मुझे लगता है, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ क्लास 1 से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है ये सीरीज़ कौन सी है। इससे पहले स्पेशल क्लासेज की सीरीज़ दी थी 20 क्लास। अगर आप में से किसी ने वो 20 क्लासेज देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ थ्योरी में 38 में से 38 क्वेश्चन सही करोगे। 100% पेपर थ्योरी का हमारे बताए हुए से आएगा। आपको बस समय निकाल कर वो क्लासेज देखनी है, देख लो। चैनल को कर लीजिए अभी से सब्सक्राइब अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपकी आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे। एकदम सीबीटी मोड है, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा वैसा ही, तो उनको अटेंड करना समय निकाल कर। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। माय डियर, फर्स्ट ईयर के ये क्वेश्चन एसी सर्किट वाले 1-2 है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए थे। जैसे ये रहा 240 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, वो कह रहा है कि इसका मैक्सिमम मान बताइए कितना है। ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम वैल्यू की जगह अगर वो आपको पीक वैल्यू भी लिख करके दे दे तो भी कोई बात नहीं। हिंदी में हम इसे शिखर मान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। माय डियर, जब आरएमएस मान दिया हुआ हो और पीक वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है उस दिए गए आरएमएस मान को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी √2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात एक ये अपनाया जाएगा कि कौन सी कैलकुलेशन इजी रहती है। कई बार कैलकुलेशन √2 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है तो वो कर सकते हो, है ना। देखो 1.414 इंटू 240 करना है माय डियर, मिलान करना। आई थिंक इसका 339.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन करने से मैं थोड़ी ध्यान रखना है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, आया ज़रूर था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर दिन, क्योंकि डेली 3 शिफ्ट होती है तो किसी एक शिफ्ट में तो ज़रूर था। अब आप में से कौन है वो भाग्यशाली जिसकी शिफ्ट में ये होगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही उत्तर करके तैयार रखो। सेम सवाल आ जाए उत्तर ठोक देना। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना तो माय डियर, मैं आपसे बदले में इस वीडियो पर 1 लाइक मांग रहा हूँ। आप अपना 1 लाइक वाला बटन इस वीडियो पर ज़रूर दबाइए, बहुत फ़र्क पड़ता है और हमारे लिए लाइक की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइक का मतलब यही होता है कि इतने हैं वो स्टूडेंट्स या बच्चे जिनको कंटेंट पसंद आया, जिनको क्लास पसंद आई, वो चाहते हैं कि ऐसी क्लास और हो। सो हमारे लिए लाइक कर दीजिए, अपने लिए लाइक कर लीजिए। सवाल देखो, एक ये वाला, इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, एक इस पर न्यूमेरिकल आएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी आया था। सुनो, यदि विद्युत का आवेश Q और वोल्टेज V है तो कैपेसिटेंस C के लिए सही एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि कैपेसिटर वाले तीनों याद रख लो, लेकिन इसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो ये उत्तर बता देता हूँ। C बराबर A ऑप्शन होगा, Q/V होगा। तो अपन याद रखते हैं वो Q से रखते हैं। देखो Q बराबर CV होता है। अब आपको C कैलकुलेट करना है तो Q/V हो जाएगा, और अगर V ज्ञात करना है तो Q/C हो जाएगा। ये तीनों याद रख लो, बहुत ही ज़रूरी है। कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है, लेकिन अगर इनमें मैं सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट की बात करूँ ना तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी तो देखो इन्होंने पूछा है और इसका एक न्यूमेरिकल है। ये वाला मैं लाए हूँ साथ में, पक्का आएगा, 100% गारंटी है आएगा। अब किस दिन आएगा और किसकी शिफ्ट में आएगा ये आपका दायित्व बनता है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो हमें व्हाट्सएप पर कमेंट मैसेज करके ज़रूर बताएंगे कि आज मेरा एग्ज़ाम था इस शिफ्ट में और ये क्वेश्चन आए थे। हमारे व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल के बैनर पर है, चैनल पर क्लिक करो और देखो।
सब्सक्राइब तो चैनल कर ही लेना भैया, बहुत काम आएगा। सवाल देखो, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट 35 वोल्ट पर 0.5 कूलाम का आवेश उसको एकत्रित करता है वो। तो देखो C बराबर QV करना है, फिर वही जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों आ रहे हैं। इसको तो मोस्ट रिपीटिव की श्रेणी में रख लो, हर साल हर दिन आया है, ये तो किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिला है। देखो Q का मान कितना है, Q होता है आवेश 0.5 कूलाम का, वोल्टेज है 35 वोल्ट, कैलकुलेशन करके मिलान करना, ए उत्तर आएगा 0.014। अच्छा क्वेश्चन है, अगर कन्फ्यूज़न के लिए आंकड़ा बदल दे तो थोड़े से सावधान हो जाओ, फॉर्मूला याद कर लो। बहुत सारे बच्चे अभी ये कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका ऑप्शन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका ऑप्शन पढ़ रहे हैं। आपको इतनी दूर सीमित नहीं रहना है, हर एक क्वेश्चन का कारण सहित उत्तर पता होना चाहिए, ताकि थोड़ी सी अगर लैंग्वेज घुमा फिरा कर देना तो भी हमारी गलतियां ना हो। अच्छा सवाल देखो, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है, 110% ये क्वेश्चन आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसकी लैंग्वेज है 2। अब दोनों में से कौन सी भाषा वो देगा वो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है 2 भाषा मैं बता देता हूँ। एक तो है RMS मान और औसत मान का अनुपात, मैं आपको सारे ही बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। RMS मान और एवरेज, ठीक है। 2 बातें बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। RMS का दूसरा नाम होता है इफ़ेक्टिव वैल्यू और एवरेज का दूसरा नाम होता है मीन वैल्यू। इसलिए आजकल ना इसको छोड़ करके ये देना शुरू कर दिया। इफ़ेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं प्रभावी मान और मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्यमान। तो पेपर में आजकल ये ऑप्शन आ रहा है, प्रभावी मान और माध्यमान का अनुपात क्या कहलाता है, या फिर व्हाट इज़ फॉर्म फैक्टर, और ऑप्शन दे रहा है ये वाला। तो दोनों याद कर लेना, बताओ ज़रूरी है कि नहीं। एक इम्पोर्टेंट और याद रख लो, साइन वेव AC का फॉर्म फैक्टर का मान याद रख लो। साइन वेव AC में फॉर्म फैक्टर का मान 1.1 है, 1.11 है। वर्गाकार का इकाई है, त्रिभुजाकार का 1.5 है। कुल मिलाकर के घूमते हुए सिनेरियो के साथ इनके अल्टरनेट को पढ़ते रहिए, बहुत काम आएगा। चीज़ें बदलना शुरू हो गई है, सीमित मत रहो। RMS मान और औसत मान का अनुपात है, कर देना, ठीक है। अगला सवाल देखो, आसान सा ही है वैसे। एक क्वेश्चन तो ना ऐसा ज़रूर आएगा, विद्युत परिपथ है और चुंबकीय परिपथ का आपस में रिलेशन वाला। 8 कारक होते हैं दोनों में सिमिलर, जैसे वहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे चुंबकीय बल रेखाएँ हैं, वहाँ पर करंट है, यहाँ पर फ्लक्स है, ठीक है। जैसे वहाँ पर EMF है, यहाँ पर MMF है। तो अब ये कह रहे हैं जैसे हमारे विद्युत सर्किट में चालकता, तो चालकता की जैसा चुंबकीय सर्किट में जो होता है ना, उसे इंग्लिश में परमियंस बोला जाता है, इसे हिंदी में चुंबकीय चालकता ही बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश का शब्द है परमियंस, इन्होंने हिंदी में भी परमियंस ही लिखा है। रिलक्टिविटी रेजिस्टिविटी के जैसी है, रिलक्टेंस रेजिस्टिविटी के जैसा है, और परमेबिलिटी परमिटिविटी के जैसा है, ठीक है। अभी उत्तर क्या करना है, याद आ गया, समझ में आ गया। देखो एक चीज़ सुन लो, एक्स्ट्रा हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है उसका उत्तर क्या है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू ही आएगा। जैसा बोर्ड पे देख रहे हो वैसा ही देखने की संभावना मिलेगी। एक्स्ट्रा बता रहे वो आपके नॉलेज के लिए, वो आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, वो आपको समझने के लिए, ताकि चीज़ें गलत ना हो। सवाल पर आइए। 3 फेज परिपथ में शक्ति नापने की 2 वाटमीटर विधि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन 1 वाटमीटर यदि नेगेटिव रीडिंग देता है तो इसका मतलब क्या है। पहला तो सुनो, इसका मतलब है फेज अंतर 60 डिग्री से अधिक है। माय डियर, फेज को हम कोस की वैल्यू से लेते हैं, और कोस का मान अगर 60 से ज़्यादा जाता है तो उसकी वैल्यू 0.5 से कम हो जाएगी। उत्तर क्या करोगे, लेस देन 0.5, यानी पावर फैक्टर का मान 0.5 से कम है। 0 से 0.5 के बीच में वैल्यू है, ना 0 है ना 0.5 है।
0 से 0.5 के बीच वैल्यू है, कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी फेज अंतर कितना है। जैसे फेज अंतर 59 डिग्री है तो बात अलग है, और फेज अंतर 1 डिग्री है तो बात अलग है। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। 2 वाटमीटर विधि में 5 है फेज अंतर, 0, 60, 0 से 60 के बीच, और 90 और 90 से 60 के बीच, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों में 4-4 क्वेश्चन और है, 5-5 क्वेश्चन और है। ओवरऑल 25 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ 2 वाटमीटर विधि से। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तो इतना इम्पोर्टेंट है कि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे का अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है ना, मार खाएगा। अभी खैर आपको तो सीबीटी एग्ज़ाम तक सीमित रखें, हम क्यों टेंशन देनी है। क्वेश्चन पढ़ना है, डी उत्तर करना है। बताओ बात समझ में आ रही है क्या नहीं। ज़ोर से चिल्लाना नहीं है कि ये समझ में आ रहा है, चुपके से इस वीडियो पर लाइक वाला बटन दबा देना, मैं अपने आप समझ जाऊंगा लाइक काउंट करके कि हाँ इतने बच्चों को आज क्लास समझ में आई थी। ठीक है जी। सवाल, फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है। देखो फेज सीक्वेंस नाम से ही पता लग रहा है, पॉलीफेज में आपने फेजों का क्रम पढ़ा होगा। जैसे हमारे भारत में फेजों का क्रम है RYB। फेज क्रम का मतलब होता है जैसे लाइट बननी शुरू होती है तो सबसे पहले शिखर मान पर कौन सा फेज आता है। जैसे इसमें R आया, फिर Y आएगा, फिर B आएगा, तो RYB जो है इस तरह से वैल्यू आती है। ये चलता है क्रम। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है जब हम 2 अल्टरनेटर या 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फेज सीक्वेंस बराबर होना चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसका इंश्योर करेगा कौन कि फेज दोनों के एक जैसे है कि नहीं। इसके लिए एक मीटर लगता है। बस इस मीटर का काम क्या है, ये रहा, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। 3 फेज प्रणाली का कला अनुक्रम इंश्योर करने के लिए कि वो सही है अथवा नहीं। ठीक है जी। अगला सवाल देखो, यदि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की दूरी कम हो जाती है तो कैपेसिटर के मान पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो भाई, कैपेसिटर की कैपेसिटी 4-5 कारकों से प्रभावित होती है, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया के समानुपाती, प्लेटों की संख्या के समानुपाती, है ना। तो ऐसे ही वो उनके बीच की दूरी के विलोमानुपाती होती है। विलोमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दूरी घटेगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। डी उत्तर आएगा, इंक्रीज होगी कैपेसिटी क्योंकि दूरी कम हो गई। बताओ बात समझ में आ रही है क्या। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। मैं ये भी उम्मीद लेकर चल रहा हूँ कि ये तो क्वेश्चन आपके सही भी हो ही रहे होंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, फिर थोड़ा सा छोटा करके चारों ऑप्शन भी दिखा देंगे आपको। सवाल देखो क्या करें। स्टार संयोजित सिस्टम में 3 फेज जब अनबैलेंस लोड हो तो न्यूट्रल में कितनी धारा चलेगी। पहले तो ये बताऊं कि अगर बैलेंस होता, ए शब्द हटा देता और संतुलित होता, तब तो न्यूट्रल में हमेशा 0 धारा चलती है, ध्यान रखना, यानी कोई धारा नहीं बहेगी। बैलेंस लोड की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर अनबैलेंस होना तो तीनों फेजों के अंतर वाली एक करंट होती है जिसे अनबैलेंस करंट कहा जाता है। वो अनबैलेंस करंट न्यूट्रल में से जाती है, उसकी वैल्यू हमेशा तीनों फेजों में ली गई धाराओं से हमेशा कम होगी। जैसे एक में 20 एम्पियर, एक में 22 एम्पियर, एक में 60 एम्पियर चल रही है, तो न्यूट्रल में 20 से कम जाएगी, इतना सा है बस। ठीक है, डी उत्तर करना है। हाँ, आपके पेपर में ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है डी में लिखा हुआ हो, इसलिए पूरी लाइन याद रखो। तीनों फेजों में से जाने वाली सबसे कम धारा से भी कम होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, याद ज़रूर रख लेना, रखना ही पड़ेगा भैया, इलाज क्या है। पेपर तक रटे मार के रख लो चाहे, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन करो। सीबीटी एग्ज़ाम की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मल्टीपल चॉइस की, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये खास बात होती है कि आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि एक्सप्लेन करो ये कैसे आया। तो सुनिए सवाल, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन करंट 16 एम्पीयर, पावर फैक्टर 0.8 है। देखो 3 फेज सिस्टम में आभासी शक्ति पूछे ना तो √3 VI होता है। सिंगल फेज में ओनली VI था, 3 फेज में √3 VI। VI में भी कौन सा, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट रखना है हमेशा, ये भी ध्यान रखना। हालांकि यहाँ एक फ़ायदा है हमें कि स्टार संयोजन है और स्टार में ना लाइन करंट फेज करंट बराबर होती है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होगा नहीं।
तो यहाँ फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। √3 VL/IL cos फाई अगर कर देंगे ना तो वो वास्तविक शक्ति होगी और वो किलोवाट में आएगी, है ना, वाट में आएगी, सॉरी। तो इसमें आपको ये करना ही नहीं था। अब वो कह रहे हैं KVA में बताओ, तो KVA करने के लिए 1000 का भाग देना होता है। √3 VL/IL करके उसमें √3 में पूरी कैलकुलेशन में 1000 का भाग देना है। तो 1.732 × 415 × 16/1000 करना। माय डियर, मैंने कैलकुलेशन करके मिलान कर लिया है, उत्तर आएगा 11.5, क्योंकि 11,500 VA बन रहा है, इसमें 1000 का भाग दोगे तो 11.5 KVA आएगा। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, आएगी कैलकुलेशन, सीधी कैलकुलेशन होगी, ज़रूर पेपर में आपको देखने को मिलेगी। आ जाइए इस क्वेश्चन पर। RLC सर्किट है, इम्पीडेंस की गणना करवा रहे हैं। R 5 ओम है, XL 36 और XC 24 ओम है। परिपथ में इम्पीडेंस की गणना करो। देखो, जब RLC सीरीज सर्किट हो तो इम्पीडेंस की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है XL सार्व अनुपात XC की होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इन दोनों का मतलब है बड़े में से छोटा घटाना है आपको, यानी XL में से XC या XC में से XL जो भी हो। अगर क्लियरली लिख करके मेंशन करके ना दे दें, अब यहाँ देखो XL 36 है और XC 24 है ना, तो आप XL माइनस XC लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, क्योंकि वैल्यू फिक्स हो गई, ये ज़्यादा है और वो कम है, तो माइनस का निशान लगा सकते हो। जब तक कन्फर्म नहीं होता तब तक माइनस का निशान नहीं लगता, ये ध्यान रखना। और दोनों का अंतर पहले करना है, फिर उसका वर्ग करना है। अंतर पहले करना है, फिर वर्ग करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। R कितना है? 5, 5 की स्क्वायर 25, ये 36 है, ये 24 है, दोनों का अंतर आया 12, 12 की स्क्वायर आई 144, दोनों को जोड़ा तो 169। माय डियर, 169 जो है इसका रूट होता है 13 और इम्पीडेंस का यूनिट होता है ओम। कितना क्वेश्चन आएगा बताओ, कितना मान आएगा बताओ? ये रहा। बताओ सवाल समझ में तो आ गया था क्या? अगर एग्जामिनर आपको आंकड़ा बदल करके क्वेश्चन दे देता है तो क्या आप सक्षम है इस क्वेश्चन को कर पाने में? यस और नो? फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे भी याद रखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। फॉर्मूला बहुत काम आएगा, मैं बता दूं आपको। सवाल देखिए, कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज नापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता होगी? पहले तो ये देखो फेज वोल्टेज होता क्या है। फेज वोल्टेज होता है एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच मापा गया वोल्टेज। 2 फेजों के बीच अगर मापा जाता है तो उसे लाइन वोल्टेज बोलते हैं। न्यूट्रल कहाँ से लाएं? तो देखो, स्टार वाले ऑप्शंस को तो छोड़ ही दो, क्योंकि स्टार बाय डिफ़ॉल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, यानी उसमें न्यूट्रल ऑटोमेटिक बनता है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। 4 तार वाले में काम में लिया हुआ है, 3 तार वाले में काम में नहीं लिया। 4 वायर डेल्टा में न्यूट्रल सिस्टम ने साथ में भेज दिया था, इसलिए 3 वायर वाले में हमें बाहर से लाना पड़ेगा। उत्तर क्या है? 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। बताओ बात समझ में आई क्या? आई गई होगी, कोई समस्या नहीं है ना? अगला सवाल देखो, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? शायद हिंदी समझ नहीं आ रही, इंग्लिश पढ़ो। विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? कोणीय स्थिर आयुवेग कौन सा होता है? हम जो ये साइन के सापेक्ष गणना करते हैं अपने, तो ऐसे ही तो चलता है वो। एक तो ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो। और इसमें जो क्वांटिटी होती है ना, उसे फेजर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, हम अपनी भाषा में फेजर को सदिश बोलते हैं। बताओ बात समझ में आ गई क्या? हो जाएंगे ना? कोई समस्या, कोई इशू थोड़ी आ रहा है। अगला सवाल देखो, RLC परिपथ में इम्पीडेंस की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि परिपथ की प्रतिघात धारितीय प्रतिघात से कम हो। अच्छा, अब इसमें देखो क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। क्लियरली लिख के दे रहा है कि XL जो है ना वो XC से कम है, तो फिर आपको सार्व अनुपात वाला निशान नहीं लगाना,
माइनस का निशान लगाना है और लिखना भी है। तो पहले एक्स सी को लिखो, बाद में एक्स एल लिखो, माइनस का निशान लगाओ। अगर क्लियरली मेंशन करके दे दिया हो तो हमें वही करना है। जैसे देखो इसमें एक्स एल माइनस एक्स सी कर दिया, ये नहीं हो सकता। इसमें दोनों पर वर्ग कर दिया, डी उत्तर है। आर स्क्वेयर एक्स सी माइनस एक्स एल की होल स्क्वायर। यहाँ सार्व अनुपात वाला निशान नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। अगर दे भी रहा है तो सार्व अनुपात वाले को कम कर देना, हटा देना, वो नहीं चलेगा। चलो इतना ही था, हो गया। ठीक है माय डियर, यही रोकेंगे क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया, पसंद आया। बदले में एक लाइक चाहूँगा। चैनल आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से करवाइए। प्लीज़ इस क्लास को शेयर करने का काम कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट अटेंड करो, साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।